डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। तो आज मैं आपके सामने पुनः बोर्ड एग्जाम कैप्सूल श्रृंखला के तहत 2020 के सेट नंबर 2 के महत्वपूर्ण सवालों को लेकर हाजिर हूं। और हम लोग ये काम करेंगे कि जो सवाल को हमने रिपीट कर लिया है उसको हम लोग छोड़ेंगे, जो सवाल हमारे लिए नए हैं उन पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है ना, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो आइए बिना देर किए हुए मैं आज की क्लास को शुरू करता हूं। और मैं शुरू करने से पहले आपको एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि जो लोग नए हैं वो क्लास को पूरा देखें, तब इसका महत्व समझ में आएगा। अगर आप 1 मिनट में ही क्लास को जज करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आने वाली हैं। और रिएक्शन के लिए आप हमारी पिछली पैटर्न वाली 3 क्लासेज को अवश्य ही देख लीजिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तब आपको रिएक्शंस एकदम हलवा लगने लगेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आइए ज़रा देखिएगा, आज की क्लास का आपका सबसे पहला सवाल लिखा हुआ है, पाइरोलुसाइड से पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। ये सवाल मैंने आपको पिछली क्लासेज में बताया हुआ है, तो हम लोग इस पर अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं। ठीक है ना। और आपसे इसको पूछा हुआ है कि इसकी ऑक्जेलिक अम्ल से आप क्रिया बताइए। तो ज़रा बताएंगे आप इसकी ऑक्जेलिक अम्ल से क्या क्रिया होती है। ये भी मैं आपको पिछली क्लासेज में बता चुका हूँ। ठीक है ना। तो काफ़ी आसान सवाल है, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आप यहाँ से देख रहे होंगे कि कई सवाल आपके रिपीटेड ही रहते हैं। अगर आप सवालों को हल्के में लेकर सोचते हैं कि ये सवाल पिछली बार आ गया था और इस बार नहीं आएगा, तो आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। ठीक है ना, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। इसीलिए हर सवाल की महत्ता समझिए, और अगर एक बार आपके सेट में आ जाता है ना, तो आप उसे ज़रूर पढ़ने का प्रयास करिए। ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आप परेशान होंगे। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ हल्के में कि पाइरोलुसाइड से मैग्नीशियम कैसे बनाते हैं, सॉरी पोटेशियम परमैंगनेट कैसे बनाते हैं। तो चलिए देख लीजिए आप पाइरोलुसाइड। सबसे पहले तो आप पाइरोलुसाइड का फॉर्मूला देख लीजिए, वो होता है MnO2। कलम ज़्यादा मोटी हो गई है, मैं थोड़ा सा इसको पहले पतली करता हूँ, फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ आपसे। चलिए आइए देखिए ज़रा, देखिए क्या कहा मैंने आपसे। पाइरोलुसाइड का जो सूत्र होता है वो होता है MnO2। ठीक है ना। तो पाइरोलुसाइड से अगर आपको बनाना है पोटेशियम परमैंगनेट, तो सबसे पहले आपको KOH और O2 की उपस्थिति में इसकी क्रिया करानी पड़ेगी। मतलब एक प्रकार से कहेंगे आप कि वायुमंडलीय O2 के द्वारा इसका ऑक्सीकरण करा दिया जाएगा। KOH से क्रिया करा के वायुमंडलीय O2 की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण करा देंगे। तो हिंदी कैसे लिखेंगे आप? सर्वप्रथम पाइरोलुसाइड को KOH के साथ वायुमंडलीय O2 की उपस्थिति में गलाया जाता है। KOH के साथ वायुमंडलीय O2 की उपस्थिति में गलाया जाता है। हो गया ना, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। देख लीजिए क्या बनता है इस अभिक्रिया में। पोटेशियम मैग्नेट बन जाता है K2MnO4 बन जाता है, और प्लस आपका H2O अलग हो जाता है। फिर दूसरे पद में आप लिख लीजिएगा, सेकंड पद में, दूसरे पद में पोटेशियम मैग्नेट हो गया पर Cl2 गैस प्रवाहित करने पर, पोटेशियम मैग्नेट पर Cl2 गैस प्रवाहित करने पर पोटेशियम परमैंगनेट प्राप्त हो जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट प्राप्त हो जाता है, हो जाएगा ना। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो देखिए क्या होता है कि जैसे ही आप यहाँ पे Cl2 गैस प्रवाहित करते हैं, जो Cl है इसके पोटेशियम को एक को लेके भाग जाता है, तो KMnO4 बन जाता है, और प्लस आपका ये KCl अलग हो जाता है। यही तो आपको बनाना था पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है ना। बस इसी चीज़ को आप हिंदी लिखिएगा, फिर आप रिएक्शन लिखिएगा, और आपको 2 नंबर आराम से मिल जाएंगे। ठीक है ना। इसकी ऑक्जेलिक अम्ल से क्रिया करनी है, ऑक्जेलिक अम्ल से। तो मैंने आपको ये भी बता रखा है कि जो पोटेशियम परमैंगनेट है ये अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकारक का काम करता है। किस माध्यम में? अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकारक का काम करता है। जैसे इसकी आप अम्ल से क्रिया कराते हैं, तुरंत ही देखिएगा इसके दोनों धातुएं जो हैं सल्फेट को पकड़ लेती हैं। जैसे पोटेशियम भी सल्फेट को पकड़ लेता है, मैग्नीज भी सल्फेट को पकड़ लेता है, दोनों उसको जोड़ लेते हैं। तो पोटेशियम K2SO4 बनाता है,
और जो मैग्नीज है वो आपका MnSO4 बना लेता है। हो जाएगा ना, ये बात को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। उसके बाद मैं आपको बताऊं, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा इस बात को, कि यहाँ पर जो MnSO4 बना है और फिर आपका बनेगा H2O। क्या बनेगा? H2O। और साथ में यहीं पे निकलता है नवजात ऑक्सीजन। क्या निकलता है? नवजात ऑक्सीजन। अब ये जो नवजात ऑक्सीजन आपका निकला है ना, नवजात ऑक्सीजन, वही भैया आपका जाएगा H2C2O4 के पास। H2C2O4 के पास जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही जाएगा ना, आपको मैं एक बात बताया था पहले भी, पिछले साल जब मैं 2019 का सेट हल करा रहा था, पिछले साल क्या मतलब इसी साल 2019 का जब मैं सेट हल करा रहा था आपको, तो मैंने बोला था कि जो भैया ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन, वो हमेशा अम्ल के हाइड्रोजन को लेकर फरार हो जाता है, ठीक है। तो जब अम्ल के हाइड्रोजन को लेकर फरार हो जाएगा तो वो तो H2O निकल जाएगा। और प्लस में आपका देखिएगा यहाँ पे ये जो C2O4 है ये कोई यौगिक थोड़ी ना है, इसीलिए ये दो अणु CO2 में टूटकर अलग हो जाता है, ठीक। तो ये आपका रिएक्शन हो गया। इस प्रकार आप समझेंगे कि पोटेशियम परमैंगनेट ने ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र यही है, याद रख लीजिएगा, H2C2O4। आप कहेंगे हमने तो कुछ दूसरा पढ़ा है। अरे आपने कुछ दूसरा नहीं पढ़ा हुआ है, आपने उसको इसी तरह से भी पढ़ा होगा, इस तरह से भी, याद रख लीजिएगा। कई सारे लोगों ने इस रिएक्शन को इस तरह से भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो जिनने 2019 की क्लास ली है उनको ये रिएक्शन आसानी से समझ में आ गया होगा, और जिन्होंने नहीं ली है उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि जाइए आप एक बार पिछली क्लास देख लीजिए, फिर आपको उसका महत्व समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो अब देखिए ये आपका रिएक्शन हो गया, CO2 में ऑक्सीकृत कर देता है। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखिए, एथिलेमीन बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए और निम्नलिखित के साथ इसकी रासायनिक क्रियाओं का समीकरण भी लिखिए। तो एकदम आसान सवाल है, ये तो रिपीटेड है, कई बार रिपीट हो चुका है जी, 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है। आपको भैया एथिलेमीन बनाना है। अरे एथिलेमीन बनाने की तमाम विधियाँ जी, मेंडियस अभिक्रिया से आपने एथिलेमीन बनाया था, फिनॉल से एनिलीन आपने बचरर अभिक्रिया से बनाया हुआ था, तो वैसे आप एथिलेमीन से एनिलीन बना सकते हैं उसी रिएक्शन से, बचरर अभिक्रिया की तरह ही, मतलब बचरर नहीं बोलेंगे उसको, बचरर की तरह ही, वहीं पे आप C2H5 रख दीजिए, सब कुछ वही आपका बन जाएगा, ठीक है। ये बात को ध्यान में रखिएगा, जो आपने बचरर अभिक्रिया पढ़ा हुआ है C6H5 की जगह C2H5 रखिए, आपका रिएक्शन वही है। मेंडियस अभिक्रिया से आपने पढ़ाई था साइनाइड का अपघटन कराने पर, है आइसोसाइनाइड का अपचयन करा दीजिए आप, आइसोसाइनाइड का अपचयन कराएंगे आप, तब भी आपको बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा, सॉरी आइसोसाइनाइड का जल अपघटन कराएंगे तब भी आपको एमीन मिल जाएगा। और फिर आपका हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया है ही, जो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, हैं बोलिए, हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया C2H5CO NH2, ये आपकी हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया है। आप इसकी क्रिया कराते हैं Br2/KOH से। जल्दी बोलिए, तो मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूँ, आप बोलिए क्या बनेगा इस रिएक्शन में, बोलिए तुरंत बोलिए, सब कुछ आपको मालूम होना चाहिए, आप एकदम आराम से सब कुछ बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। आप इस चीज़ के चक्कर में मत रहिए कि मतलब मैं नहीं बता पाऊंगा, अरे सोचिए समझिए, मैंने आपको कहा था हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया में एक कार्बन कम हो जाता है और तुरंत ही आपका यहाँ पे C2H5NH2 बन जाता है, C2H5NH2 बन जाता है, और प्लस पोटेशियम है, ब्रोमीन है, KBr बना लेता है, KBr बना लेता है, और प्लस आपका H2O बन जाता है, और प्लस आपका CO2 बन जाता है, ठीक है ना। ये बात को ध्यान में रखिएगा, ये सारी चीज़ें हैं। और CO2 जो है KOH से क्रिया करके अम्लीय होने के कारण आपका पोटेशियम कार्बोनेट बना लेता है, तो यहाँ पे आप K2CO3 भी लिख सकते हैं, K2CO3, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ये आपका रिएक्शन हो गया। और मेंडियस अभिक्रिया मैंने आपको क्या बताया था, मेंडियस अभिक्रिया, मेथिल साइनाइड लेना है CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। मैंने कहा था भैया अगर तुम इसका करा दो अपचयन तो जो दोनों पाई बंध हैं वो टूट जाते हैं और दोनों पर हाइड्रोजन जुड़ जाता है, तो CH3 और दोनों पाई टूट गए, CH2 हो गया और सिंगल बॉन्ड NH2, देखिए यहाँ से भी बन गया। ये आपका मेंडियस अभिक्रिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, ठीक है। और आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, आप एमाइड ले लीजिए, एमाइड CH3C, उसके बाद डबल बॉन्ड O NH2, CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2, ठीक है। तो आप इसमें क्या करेंगे, आप इसका अपचयन करा दीजिए, आप इसका अपचयन करा दीजिए। अपचयन आप कराएंगे तो अपचयन कराने से भी आपको यहाँ से ये सिस्टम इनका हट जाएगा। पहली बात तो देखिए यहाँ से ये पूरा सिस्टम ही हट जाता है इनका। एक मिनट बेटा, मैं बोल रहा हूँ क्या, आपको एमीन बनाना भैया, आपको ये हटाना थोड़ी ना, एमीन बनाना है, अपचयन कर रहे हैं आप, अपचयन में ऑक्सीजन हटता है, NH2 थोड़ी ना हटता है, गलत कर रहा हूँ मैं, हैं देखिए NH2 रहेगा आपका, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड O है वो हट जाता है, इस हाइड्रोजन के साथ फरार हो जाता है, और जब दोनों भाग जाते हैं तो उसकी जगह आपका हाइड्रोजन चला आता है और CH2 सिंगल बॉन्ड NH2 हो जाता है,
ठीक है। तो ये आपने एमाइड के अपचयन से देख लिया, एमाइड का अपचयन करा दीजिए, हो जाएगा। उसके बाद आइसोसाइनाइड का जल अपघटन करा दीजिए जो आपके पैटर्न पर आधारित है, C2H5NC, इसका करा दीजिए आप, जिसमें आपने देखा होगा डबल बॉन्ड बनता है और एक ये तीर वाला बंध बनता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं संरचना बड़ी बनाता हूँ जिससे आपको आराम से दिख जाए। ये NC की संरचना कैसे बनती है मैंने पीछे आपको दिखाया भी है, डबल बॉन्ड और यहाँ पे एक तीर वाला बंध C। अब जैसे ही आप इसका जल अपघटन कराते हैं, जैसे ही आपका जल अपघटन होता है, आपको मालूम ही है कि जल में आप अब देखते हैं HOH, तो जो OH है वो C के पास जाता है और जो आपका H है वो किसके पास जाता है, N के पास। तो वही कहानी भैया, C2H5 सिंगल बॉन्ड N है, कितने H को और पकड़ेगा, 2 H को पकड़ लेगा, 2 H को पकड़ लेगा और आपको बन जाएगा NH2। ये बात को ध्यान में रखिएगा। बाकी सह उत्पाद क्या बना उस पर आप फोकस ही मत करिए, कुछ मत फोकस करिए, जो आपका मेन उत्पाद है वो बन गया, बहुत है। देखिए कितने सारे रिएक्शन आपके एथिलेमीन बनाने के हो गए, और बहुत सारे तरीके आपके पास हैं। स्मिट अभिक्रिया से भी आप एमीन बना सकते हैं। स्मिट अभिक्रिया से आपने बनाया था कि नहीं बनाया था, तो बस कार्बोक्सिलिक अम्ल लेके स्मिट अभिक्रिया करा दीजिए, एमीन बन जाएगा, लेकिन उसमें एक कार्बन कम होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए भैया, इसकी क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलिक OH से क्रिया करानी है। ये आपका कार्बिल एमीन अभिक्रिया, मैं इसको रिपीट ही नहीं करूँगा, पीछे की क्लास में आपने कई बार इसको पढ़ रखा है। HNO2 नाइट्रस अम्ल से क्रिया आपने देखा था, NaNO2/HCl, मैं इसको चिल्ला चिल्ला के बता चुका हूँ। इस अभिक्रिया में बताइए क्या बनता है, क्या बनता है बताइए तो जरा। एथिल एल्कोहल बनता है, क्या बनता है, एथिल एल्कोहल बनता है। कितनी बार मैं इस रिएक्शन को लिख के बताऊँ बोलिए आप। ये सब आपको बताना चाहिए क्या, ये सब आप कर लेंगे तुरंत। पिछली क्लासेस देखिए, बस आप आराम से कर लेंगे। एक क्लास में जजमेंट नहीं आता है आपका, याद रखिएगा। जब आप सारी क्लासेस देखेंगे ना तब समझेंगे कि इसकी महत्ता क्या है। जो पूरी क्लास देख रहे हैं वो आराम से इसको बता सकते हैं कि ये रिएक्शन है क्या, ठीक है। चलिए तो आगे चले हम लोग कि मैं एक बार फिर से इसको बताऊँ। बोलिए, बताना चाहिए आपको, आइए बता ही देता हूँ, नहीं तो कुछ लोग कहेंगे नहीं बताया हमको। देखिए C2H5NH2 कार्बिल एमीन अभिक्रिया इसका नाम है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया इसका नाम है, कार्बिल एमीन। इसे प्राथमिक एमीन परीक्षण भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, इसे प्राथमिक एमीन परीक्षण भी कहते हैं। दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड बनता है, मतलब C2H5NC बनता है, दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड। बहुत तेज दुर्गंध आती है जिससे पता लग जाता है हाँ भैया प्राथमिक एमीन था यहाँ पे। उसके बाद आपका जो KCl है वो अलग हो जाएगा, KCl अलग हो जाएगा और फिर से आपका H2O अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, देखिए CHCl3 और एल्कोहली, वहाँ पे केवल एल्कोहली लिख के छोड़ दिया है, तो भैया समझिएगा एल्कोहलिक KOH है यहाँ पे, एल्कोहली KOH है, KOH, ठीक है ना, याद रख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद नाइट्रस अम्ल से क्रिया करानी है भैया, इन्हों बता दें, देख लीजिए आप। C2H5NH2 भैया इनका नाइट्रस अम्ल से क्रिया होत बाटाई। नाइट्रस अम्ल कहाँ से मिला जानते हैं, आपसे पेपर में पूछ लेगा भैया NaNO2/HCl से क्रिया कराते हैं क्या बनता है, अरे यही बनता है, यही वाला बनता है नीचे, तभी क्रिया करता है ये। मेन क्रिया तो इसकी इसी से कराते हैं, लेकिन उस क्रिया में HNO2 बनता है, वो क्रिया में भाग लेता है, याद रख लीजिएगा। कान खोल के सुन लीजिए, बात हमारी सुनते नहीं इसलिए आपको समझ में नहीं आता है, और कोसते हैं हमको भैया हमको समझ में नहीं आया। अरे कैसे नहीं आया, पढ़ेंगे तो सब आएगा। चलिए उसके बाद देखिए क्या बनता है इसमें, आपका एल्कोहल बन जाता है, एल्कोहल C2H5OH प्लस भैया इनका N2 निकल जाता है बाहर और प्लस H2O भी निकल जाता है बाहर, ठीक है। तो कितना आसान रिएक्शन था, देखिए लल्लन टॉप रिएक्शन, पढ़ेंगे तब तो समझ में आएगा ना, याद रखिएगा। चलिए फिर मैं आपको बता रहा हूँ, क्लास को 1 मिनट में जज ना करें, याद रखिएगा। चलिए आ जाइए अब, आणविकता और कोटि को परिभाषित कीजिए तथा उसमें धड़ाधड़ अंतर बताइए। बोलिए तो जरा, आणविकता क्या है, आणविकता क्या है, तो बताएंगे आप। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे आणविकता की, एक रिएक्शन लिख के बात किया जाए। एक रिएक्शन देखिए हमने लिखा था एक रिएक्शन, पीछे मैंने आपको इसको बताया भी है, H2+I2, यहाँ पे HNu और आपका 2HI, ठीक है। तो इस अभिक्रिया की कोटि आपने देखा था शून्य कोटि की थी अभिक्रिया, ये शून्य कोटि। शून्य कोटि का मतलब समझते हैं, इसका वेग निश्चित हो गया है, वेग निश्चित, इसके वेग पर अभिकारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसके वेग पर अभिकारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा, इसके वेग पर अभिकारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं आपको ये बात आपके दिमाग में डाल देना चाहता हूँ, तो आप देखेंगे आणविकता और कोटि को कैसे परिभाषित किया जाएगा। देखिए मैं बोलूँ,
आणविकता की परिभाषा, किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में, याद रखिएगा, किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में उसके प्रत्येक प्राथमिक पद में, याद रखिएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण में उसके प्रत्येक प्राथमिक पद में, याद रखिएगा, प्रत्येक प्राथमिक पद में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या, भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या, भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या क्या कहलाती है? बोलिए तो, उस अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है, उस अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। ठीक है, मतलब समझिए, आप कोई भी संतुलित रासायनिक समीकरण लिख दीजिए, जितने अभिकारक अणु आपको दिख रहे हैं वही उसकी आणविकता है, जितने अभिकारक अणु आपको दिख रहे हैं वही उसकी आणविकता है। जैसे देखिए, ये रिएक्शन आपका बैलेंस्ड है कि नहीं है? बैलेंस है ना। इसमें H2 के कितने अणु आपको दिख रहे हैं? सामने एक है। I2 के कितने दिख रहे हैं? सामने एक है। तो टोटल 1 + 1, टोटल कितना? 2। टोटल कितना? 2 हो गया है। याद रखिएगा इस बात को। तो इस अभिक्रिया की आणविकता जो है भैया 2 है। इस अभिक्रिया की जो आणविकता है भैया 2 है। कितना है? 2 है। ठीक है ना। ये बात को अपने दिमाग में भर लीजिए, दिमाग में ठूंस दीजिए, समझ लीजिएगा इस बात को। आसान सवाल है एकदम। उसके बाद तो कहेंगे अब कोटि क्या होती है। तो लिखिए, किसी अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की वह संख्या, अभिकारक अणुओं की वह संख्या हो गया जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है, जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है और हो गया वेग नियम लिखने में काम आती है, वेग नियम लिखने के काम आती है। क्या कहलाती है? अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। वेग नियम लिखने के काम आती है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। याद रख लीजिएगा आप लोग। तो कहेंगे भैया ई का हो गया, ई कौन नया सवाल पैदा हो गया। तो मैंने कहा जरा देख लीजिए ध्यान से आप लोग। आणविकता आपको समझ में आ गई ना। आणविकता में कुछ नहीं करना है, आप बैलेंस रिएक्शन लिखिए, उसका जितने अभिकारक अणु भाग ले रहे हैं सबको जोड़ दीजिए। ठीक है ना। वैसे मान लीजिए कि ये लिखा हुआ है Na+O2, ठीक है। तीर के बाद आपका बनता है Na2O, ठीक है। अब बैलेंस करेंगे आप पहले इसको। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे ऑक्सीजन 2 दिख रहा है, यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, यहाँ पे सोडियम 4 करना पड़ेगा। तो इसमें 4 अणु आपको यहाँ पे दिख रहे हैं और 1 अणु इसके सामने ये दिख रहा है। तो 4 1 5 टोटल इसकी आणविकता हो गई। इस तरह से निकालते हैं आणविकता। रिएक्शन बैलेंस करिए, आपकी आणविकता निकल जाएगी तुरंत। लेकिन कोटि कैसे निकलती? कोटि, तो कोटि में आप कभी भी रिएक्शन देखकर कोटि नहीं बता सकते। मैं आपको एक गारंटीड चैलेंज दे देता हूँ, ठीक है ना। आप रिएक्शन को देखकर कोटि बता ही नहीं पाएंगे, आप कोटि को रटेंगे तभी बता पाएंगे, ठीक है ना। ये बात को याद रखिएगा। तो हम लोग देखते हैं कोटि निकलती कैसे है। उसके लिए आपको उसके वेग का समीकरण लिखना पड़ता है। वेग R बराबर, ध्यान दीजिएगा, एक वेग स्थिरांक लगता है K, और आपका ये अभिकारक दिख रहा है भैया H2, क्या है ये? H2, और इनटू में दूसरा अभिकारक दिख रहा है I2। इनके ऊपर घातें लगाई जाती हैं, इनके ऊपर घातें लगाई जाती हैं, और जो घातें लगाई जाती हैं ना वही होती है कोटि। तो आप कहेंगे इसके सामने 1 1 दिख रहा है, लगा दे। नो 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 नो, ऐसा नहीं है। याद रखिएगा, आप प्रयोग करेंगे और बताएंगे कि कितनी घात लगाई जाती है। तो इस अभिक्रिया में प्रयोग करके यह पाया गया कि इसमें दोनों पर 0 0 घात लगाई जाती है, ठीक है। तो भैया जो कोटि हो गई, कोटि वो हो गई 0 + 0 = 0। मतलब ये अभिक्रिया शून्य कोटि की है, ये अभिक्रिया शून्य कोटि की है। तो बस आप परिभाषा लिखेंगे और उदाहरण लिखेंगे जब इसकी कोटि का, तो कोटि लिखने के बाद ये रिएक्शन लिखिएगा और उसका वेग लिखिएगा, तब कोटि बताइएगा। और अगर आणविकता लिखनी है तो बस रिएक्शन लिख के नीचे 1 1 जोड़ के 2 लिख लीजिएगा, वही आणविकता हो जाएगी। समझे ना। ये आपको ऐसी अपनी कॉपी में लिखना है, पेपर में एक भी नंबर आपका नहीं कट सकता है। फिर दोनों में अंतर स्पष्ट करना है। चलिए भैया देख लेते हैं। तो एक में लिखा जाए आणविकता और एक में लिखा जाए कोटि। तो आप समझिए इसमें अंतर क्या होगा। पहला तो अंतर आपका परिभाषा ही हो जाएगा, पहला तो अंतर आपका परिभाषा ही हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? यह अभिक्रिया के
यह अभिक्रिया के, इसमें लिखिएगा पहला नंबर, यह अभिक्रिया के प्रत्येक प्राथमिक पद में, किसमें जी, प्रत्येक प्राथमिक पद में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को बताती है। अभिकारक अणुओं की संख्या को बताती है। अभिकारक अणुओं की संख्या को बताती है। हो गया ना, मतलब जितने लोग भाग ले रहे हैं ना उनको बता रही है ये, याद रखिए। जितने लोग भाग ले रहे हैं वो उसको प्रभावित कर रहे हैं कि नहीं, ये मतलब नहीं है। जितने लोग भाग ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ कोई खेल का हो रहा है आयोजन, और उसमें भाग लिया 10-20 लोगों ने, और 10-20 लोगों में 15-20 हमारी तरह गधे ही रहे, केवल 10 खेलने वाले रहे, तो क्या उन 10-20 लोग का कोई मतलब है? नहीं। लेकिन कहा तो जाएगा ना 30 लोगों ने भाग लिया हुआ है, याद रखिएगा। लेकिन कोटि में वो लोग गिने जाएंगे भैया कि जो उसको प्रभावित कर रहे थे। कोटि में वो लोग गिने जाएंगे जो वास्तव में खेल रहे थे, हमारी तरह गधे नहीं। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो कोटि की परिभाषा इसके बगल में लिख दीजिएगा आप कि यह अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले अणुओं की संख्या को बताती है। यह अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले अणुओं की संख्या को बताती है, याद रखिएगा। यह अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले अणुओं की संख्या को बताती है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहीं देखिए, 2 लोग तो हैं इसमें, H2 भी है I2 भी है, भाग तो 2 लोग ले रहे हैं, लेकिन प्रभावित कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि देखिए घातें 0 हैं। किसी की घात 0 का मान 1 हो जाता भैया, 1। ठीक है, अब ये H2 का मान चाहे जो भी रख दीजिए, घतवा तो एक ही होनी है ना, मनवा तो एक ही होना है। तो क्या उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। नकारे हैं, नील इंसान है दोनों, कोई प्रभाव नहीं डालेंगे, याद रख लीजिएगा। अभिक्रिया अपने एक निश्चित वेग से चलती रहेगी, निश्चित वेग से चलती रहेगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो क्या कह रहा है कोटि कि यह अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले अणुओं की संख्या को बताता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए दूसरा देख लीजिए, दूसरा अंतर देख लीजिएगा। दूसरा अंतर आणविकता में लिखिएगा। आणविकता, यह एक सैद्धांतिक राशि है, यह एक सैद्धांतिक राशि है। ठीक है, इसमें लिख लीजिएगा यह एक प्रायोगिक राशि है, यह एक प्रायोगिक राशि है। हो गया। इसमें लिखिएगा तीसरा नंबर, इसे संतुलित रासायनिक समीकरण देखकर बताया जा सकता है। इसे संतुलित रासायनिक समीकरण देखकर बताया जा सकता है। हो गया। आगे लिखेंगे, इसमें लिखिएगा इसे वेग नियम से ज्ञात किया जाता है। इसे वेग नियम से ज्ञात किया जाता है। हो गया। चौथा नंबर लिखिएगा, यह सदैव धन पूर्णांक होती है। यह सदैव धन पूर्णांक होती है। और इसमें लिखिएगा, इसमें यह शून्य, ऋणात्मक, भिन्नात्मक, पूर्णांक कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। हो जाएगा ना, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये भैया हो गया आणविकता और कोटि में अंतर। आपको कोटि नमन ये क्लास देखने के लिए आए, आणविकता और कोटि में अंतर। चलिए, तो ये आपको आणविकता और कोटि में अंतर भी मालूम चल गया। अब आइए जरा आगे एक सवाल देखते हैं। ये भैया आपके रिपीटेड वाले सवाल रहेंगे, दंदनाते हुए एकदम। देखिए तो जरा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 3/4 भाग पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयु का 2 गुना होता है। मैंने आपसे कहा था 2 शर्तें पकड़ो, 2 शर्तें। देखिए, एक लिखा है अर्ध आयु, पहली शर्त। एक लिखा है 3/4 भाग पूर्ण होना है, कौन सी शर्त? दूसरी शर्त। ठीक है, तो एक बात समझिए, पहली शर्त से के निकालेंगे, पहली शर्त से के निकालेंगे और दूसरी शर्त से टी निकालेंगे, दूसरी शर्त से टी निकालेंगे। इतना बात को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ये रूल आपने पकड़ लिया, सवाल ख़त्म। किसी भी सिद्ध करने वाले सवाल को देखिए, 2 शर्तें दी गई रहेंगी, चाहे 99%, 90%, चाहे अर्ध आयु 75%, ठीक है, चाहे 90% और आपका अर्ध आयु,
चाहे 90%, 75%, जो दो चीज़ दी रहेगी उसी को पकड़िएगा। फिर एक को आप मानिएगा पहली शर्त, दूसरे को आप मानिएगा दूसरी शर्त। पहली शर्त से हमेशा के निकालिएगा और दूसरी शर्त से टी निकालिएगा। देखिए आपका सवाल का आंसर 2 चुटकी में आ जाएगा। 2 चुटकी में आएगा कि 1 चुटकी में आएगा, कोई बात नहीं, जिस चुटकी में आ जाए। चलिए तो आगे बढ़िए, जरा देखा जाए इसमें। कहा भैया पहले अर्ध आयु है, तो पहली शर्त है कि अर्ध आयु है और आपकी अभिक्रिया किस कोटि की है? अर्ध आयु मतलब टी हाफ है, ठीक है। भैया आपकी जो पहली शर्त है वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए लग रही है। तो आप तो सब कुछ जानते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया, तो ज़्यादा कुछ छांटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ये बात को आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। चलिए अब जरा हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए पहली शर्त करा भैया अर्ध आयु है, ठीक है ना। तो अर्ध आयु है तो चूंकि आप सूत्र जानते ही होंगे, टी हाफ बराबर 0.693 बट्टे के। तो क्या रखेंगे आप इसमें, के को इधर भेज दीजिए, टी हाफ को उधर कर देंगे। नहीं तो हाँ, पहली शर्त से के निकालना है तो के बराबर निकालना है, तो आपको करना पड़ेगा 0.693 बट्टे टी हाफ, इक्वेशन नंबर 1, ठीक। उसके बाद आप दूसरी शर्त पे फोकस करिए। दूसरी शर्त पे आप फोकस करिए, ठीक है। कहाँ है? तो दूसरी शर्त पे भैया फोकस कर लीजिए। देखिए क्या कह रहा है दूसरी शर्त, 3/4 पूर्ण होने में, 3/4 पूर्ण होने में। तो दूसरी शर्त यहाँ पे ऐसे लिखिएगा और कहिएगा कि चूंकि 3/4 पूर्ण होता है, पूर्ण होता है। अच्छा भैया जरा ये बताइए, जब भी आपको पूर्ण होता दे दिया जाएगा तो इसे क्या मानेंगे? एक्स होगा जी, एक्स होगा, ठीक है। तो बताइए पहले आप इसमें प्रारंभिक सांद्रता क्या मानेंगे? प्रारंभिक सांद्रता तो हमेशा ए वाई मानते हैं, और आपका जो यक्स है वो 3/4 भाग है। किसका 3/4 भाग होगा? हमेशा ए का 3/4 होगा, ठीक। तो ए गुणे 3/4, ए गुणे 3/4 मतलब 3a/4, तो आपका यक्स आ गया। इसलिए आप a माइनस यक्स निकालिएगा, क्योंकि आपको सवाल में ज़रूरत पड़ती है इसकी, हमेशा a माइनस यक्स निकालना है। अभी अगर a माइनस यक्स दिया रहेगा तो बढ़िया रहेगा। जो a माइनस यक्स है ये कौन सी सांद्रता होती है? ये भैया आपका बची हुई सांद्रता होती है। तो अगर कहीं भी सवाल में लगा कि आपको बच रही है तो तुरंत उसको a माइनस यक्स मानिएगा। लेकिन यहाँ पूरा हो जा रहा है मतलब ख़त्म हो जाएगा वो, इसलिए वो यक्स है। ये ख़त्म हुई सांद्रता है, ये ख़त्म हुई सांद्रता है। और जो नीचे आपका a माइनस यक्स है वो बची हुई सांद्रता है। तो क्या होगा, a में से भैया आप 3a/4 को घटा देंगे। तो आप जब लौसा लेंगे 4 तो तिरछा गुणा हो जाएगा 4 का a में, 4a माइनस 3a बराबर बच जाएगा a/4। चलिए सवाल में शुरू हो जाइए। दूसरी शर्त से मैंने कहा टी निकालिएगा, इसलिए टी बराबर 2.303 बट्टे के इंटू लॉग बेस 10 a/a माइनस यक्स। तो आइए ज़रा देखिए, 2.303 था और बट्टे के का मान आप रख दीजिए 0.693 बट्टे टी हाफ, ठीक है। इंटू यहाँ देखिएगा आपका बना लॉग बेस 10 और यहाँ पे देखिएगा a/4। तो आप देखिए कि कुछ बातें की जाएं, कैसे की जाएं देखिएगा। यहाँ पे ये जो आपका टी हाफ है चला जाएगा ऊपर, और इसमें तो भैया आपका ए से कट गया, 4 चला जाएगा ऊपर। तो याद रखिएगा, आप देखिए क्या होने वाला है, 2.303 उसके गुणा में भैया चले गए टी हाफ, ये का चला गया जी, कौन सा टी हाफ है, इसके गुणा में चले गए भैया टी हाफ मतलब 1/2। और नीचे आपका क्या बचा, नीचे देखिएगा, नीचे 0.693 है। और मैंने एक बार आपको बता रखा है, कई बार बता रखा मैंने, तो 0.693 है, इसको आप हमेशा गुणा में लिख दिया करिए। 2.303 गुणे 0.3010, इसको कहीं से आप दिमाग में बैठा लीजिए, कई बार आपको ज़रूरत पड़ती है सवाल में। तो आप इसको यही लिख दीजिए 2.303 गुणे 0.3010
हो जाएगा ना। चलिए, और इंटू ये भैया आपका चले गए log बेस 10 और ऊपर चले गए तो 4। अब फिर देखिए 2.303 से 2.303 कट गया तो आपका बचा क्या, t बराबर, ऊपर बचा t हाफ और नीचे आपका बचा 0.3010, और वो जो आपका log बेस 10 4 है आप उसको देखेंगे 2 का वर्ग लिख सकते हैं। तो भैया अब 2 चला आएगा आगे, नीचे ऊपर आपका टी हाफ देखिए वो तंग राइटिंग है, उसमें कुछ मत ध्यान दीजिएगा, आप लोग फोकस करते जाइए बस सवाल पे। 2 चलाएगा आगे, बचेगा आपका log बेस 10 और यहाँ पे 2। log बेस 10 2 का मान आप जनवरी करते हैं 3010, देखिए आपका आंसर आ चुका है अब 0.3010 गुड़े 2 गुड़े log बेस 10 2 का मान 0.3010, देखिए 3010 से 3010 कैंसिल आ गया जी। और जो आपका टी आया था वो 3/4 पूर्ण होने का था ना, और इधर देखिए भैया आपका टी हाफ और गुणे कितना आ गया, 2 गुना आ गया। तो भैया अर्ध आयु का 2 गुना आ गया कि नहीं आ गया, अर्ध आयु का 2 गुना आया कि नहीं, याद रखिएगा। जिनको समझ में आ गया वो थम्स अप करें, जिनको ना समझ में आया एक बार क्लास को दोबारा देखेंगे तो समझ में आ जाएगा क्लियर कट एकदम, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपका देखिए बर्नर सिद्धांत है। बर्नर सिद्धांत मैंने आपको 2019 वाले में हल करा रखा है, 2019 का सेट जाइए देखिए, पूरा आपको विस्तार पूर्वक मिल जाएगा। वहाँ पे मैंने आपको पूरा विस्तार पूर्वक अच्छे से एकदम टनटनाते हुए समझाया हुआ है, आप आराम से उसको समझ जाएंगे। अब इसका यूपीएससी नाम आपको लिखना है, आसान ही है। इसमें पहले आपका के का नाम लिखते हैं पोटेशियम। एक दिन मैं आईयूपीएससी नाम की अलग से क्लास लेकर आऊँगा और उसमें कुछ बातें भी आपको समझाऊंगा कि आईयूपीएससी नाम लिखना कैसे है, तो जो नए हैं उनको समझ में आ जाएगा। फिर देखिए पोटेशियम लिख देंगे, फिर इसमें लिखिएगा आप पहले नाइट्रेटो लिखेंगे, नाइट्रेटो, ठीक है, नाइट्राइट है ना, ये नाइट्राइटो है। तो 6 के लिए लगता है हेक्सा नाइट्राइटो, और NO2 दिख रहा है ना, तो यन लगाएंगे हाइफन चिन्ह लगा के, यन हेक्सा नाइट्राइटो यन। और कोबाल्टेट, क्या लगेगा इसका नाम, कोबाल्टेट। और NO3 6 है -3 प्लस टोटल आएगा इसका 3 आएगा, कोबाल्टेट का 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसका हो गया आपका नाम। दूसरे वाले का नाम देख लीजिए, इसका नाम नीचे मैं लिख देता हूँ। पहले इसमें टेट्राएमीन, 4 के लिए टेट्रा लगता है, टेट्रा, और NH3 के लिए एमीन, एमीन आधा मा पूरा मान एमीन। जो अभी नए हैं वो नहीं समझेंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि मुझे समझा दीजिए, तो मैं अलग से क्लास लेके इसको समझा दूंगा आपको, ठीक है ना, याद रखिएगा। परंतु आप इसको ये मत समझिएगा मैं केवल लेके भाग रहा हूँ, मैं केवल आज बेसिकली बता रहा हूँ, जिनको आता है मैं उनके लिए, जिनको नहीं आ रहा है उनको अभी मैं समझा भी दूँ तब भी नहीं समझ में आएगा, इसलिए आप कमेंट करिए, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए, तो टेट्राएमीन और क्यूप्रेट नहीं लिख के यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉपर। देखिए वहाँ पे 8 लगाए क्योंकि बाद में था, यहाँ पे कॉपर लिखिए क्योंकि पहले था, और कोष्ठक में इसका आपको लिखना पड़ेगा, तो 2 ठो आएगा और लास्ट में लिख दीजिएगा आप सल्फेट, ठीक है। तो ये हो गया आईयूपीएससी नाम। तो आज की क्लास में बस इतना ही, अब हम लोग मिलेंगे कल की क्लास में। कल मैं संभवतः इस सेट को समाप्त करके सेट नंबर 3 को भी हल करा दूंगा। सेट नंबर 3 हल करने के बाद अब हम लोग 2023 के सेट को सॉल्व करना शुरू करेंगे, जो आपके लिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण रहने वाला है, ठीक है ना। और उसमें भी रिपीटेड सवाल ही रहेंगे आपके लिए, जिन्होंने 2023 हल किया है वो जानते होंगे उसकी महत्ता को, कि पीछे आपने 2019 में पढ़ा क्या था, और जो नहीं पढ़े हैं वो भी जानेंगे कि उन्होंने खोया क्या था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, गुड बाय। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए, और साथ साथ शेयर भी करते रहिए, हमारा लोग का परिवार इस तरह से बड़ा होता जाए। चलिए, धन्यवाद।